हाय एवरीवन। अब आपको पता है कि नीट का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब आपको अपने नेक्स्ट ईयर के लिए सोचना है कि आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप अभी 1-2 महीने एंजॉय करो, सोचो कि अभी बहुत टाइम हम लेट शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें अभी शुरू करना होगा। तो हम आज शुरू कर रहे हैं सेल चैप्टर से। हमने सेल क्यों उठाया, क्योंकि सेल एक ऐसा है जो दोनों जूलॉजी बॉटनी दोनों पूरी बायो के लिए सबसे जो मेन बेस का काम करता है वो सेल चैप्टर करता है। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस बताऊंगी, एक एक लाइन टू लाइन उसकी कवर करके। ठीक है, और आपको ऐसा करना है, यहाँ से जो पढ़ रहे हो आपको वो पूरा अभी याद करके जाना है, कि ये नहीं बाद में, और बस एक बार उसको देख लेना जिससे पूरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है, लिविंग सेल के बारे में, यानी सेल कि सेल क्या होती है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि सेल है क्या। तो देखो, सेल क्या होती है, जो चीज डिफ्रेंशिएट करे कि कौन सी थिंग लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है, उससे पता चलता है सेल क्या होता है। जितने भी लिविंग सेल्स होती है वो सब सेल की बनी हुई होती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो विदाउट सेल्स की होती हैं। यानी जैसे ये मार्कर है, इसमें कोई भी सेल नहीं है तो क्या है, नॉन लिविंग है। हमें ह्यूमन बींग्स है, कोई भी एनिमल्स है, कुछ भी है, वो सब क्या लिविंग्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर 2 चीज दी गई है हमें, एक तो सेल की प्रॉपर्टी और दूसरी उसकी हिस्ट्री। तो मैं आज आपको 2 प्रॉपर्टी जो सेल की हमारे दी हुई है उसके बारे में बताती हूँ। मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये चीजें लिखवा रही हूँ जिससे कि आपको 1 मिनट लगेगा पूरा ये 2 पैराग्राफ याद करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में क्या आता है कि सेल के पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि एक अकेला जो सेल होता है ना वो भी अपना पूरा बॉडी का वर्क कर सकता है, कि जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब एक सेल। और इसका एग्जांपल कौन है, यूनिसेलुलर्स। हम मल्टी सेलुलर्स है, हमारे अंदर तो 1 से ज्यादा सेल्स है, लेकिन यूनिसेलुलर्स के अंदर एक सेल होता है, फिर भी वो उससे अपना पूरा वर्क कर लेता है बॉडी का। ठीक है, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसके बाद हमने ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था कि सेल क्या स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसी तरह से इसकी 3 यूनिट बनती है। फर्स्ट इज फंडामेंटल प्लस स्ट्रक्चर और प्लस फंक्शनल। तो देखो, फंक्शनल का क्या मतलब होता है कि वो हमारे बॉडी के सब वर्क कर रहे हैं, कि जैसे एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ऐसे। दूसरा स्ट्रक्चर की हमारी बॉडी का जो मेडअप होना कि किस किस से बनेगी सेल्स, वो उसका स्ट्रक्चर होगा। फंडामेंटल क्या है, बेसिक यूनिट है, इसके बिना लाइफ ही शुरू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बस ये 2 ही प्रॉपर्टी सेल की दी हुई है, आपको ये दोनों याद कर लेनी है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सेल्स की हिस्ट्री आएगी। उसमें उन्होंने हिस्ट्री दे रखी है कि हमने कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई किया, किधर से क्या हुआ ये। तो देखो, पहले सेल्स को जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले लाइव सेल आया या डेड सेल आया। तो जो पहले जो डिस्कवर हुआ था वो क्या था, डेड सेल डिस्कवर हुआ था, वो भी किसके, जैसे कोर्क सेल होती है ऐसे। तो सबसे पहले क्या डिस्क्राइब हुआ, डेड सेल। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था उसको। ठीक है, हुक ने उसको डिस्क्राइब किया था। ये डेड सेल, वो भी कौन सी, कोर्क सेल्स। तो देखो इन्होंने कैसे किया कि जैसे कोर्क सेल में उन्होंने आइडेंटिफाई, जैसे देखो एक मूवी आई थी अंग्रेजों की, जैसे फॉरेन साइड से, उसमें क्या, जैसे जेल के जो कमरे होते हैं ना उनको सेल बोला जाता है, कि सेल नंबर 1, 2, 3, कि ये कैदी इसमें बंद है, इसमें बंद है। ऐसी तरह उसने क्या देखा था, डेड सेल को देखा। फिर उसने क्या देखा कि इसके बाउंड्री में तो सेल वॉल्स हैं, लेकिन जो अंदर का पोर्शन है ना उनका बिल्कुल खाली है, ना तो जैसे कोई साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो जैसे ये हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से, कि बाहर तो है उनके लेकिन अंदर का जो जैसे खोखलापन बोलते हैं ना अपन, ऐसा है। इस तरह से उन्होंने डेड सेल के ऊपर किया गया था। लेकिन जब ये है कि डेड सेल से उसने उस टाइम देख तो लिया, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया कि लाइव सेल कैसा आएगी। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे हमारे जितने भी माइक्रोस्कोप वगैरह इलेक्ट्रिक वाले, इनका डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद हुआ, तो जो फर्स्ट डिस्कवर, उसके बाद क्या गया, लाइव सेल। लाइव सेल डिस्कवर किया, ये किसने किया था, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। आपने ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, क्योंकि जितने इनके बिना ये तो पूछे ही पूछे जाते हैं, उसके अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये सर बहुत ही एक बेस का चैप्टर है, इससे लगभग 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो लाइव सेल हो गया। उसके बाद हमारे पास डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस, वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। उस पैराग्राफ में 2 साइंटिस्ट के नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। देन सेकंड आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। आप
इनको जो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए हैं आपको, आप एक जगह पेज पे लिख लेना, जिससे कि आपको बस आप अगर मान लो जैसे भी नोट्स रिवाइज किया करोगे, रिवाइज करते करते आपको एक एक दिन लगा करेगा उनको देखने में कि फटाफट फटाफट रिवाइज हो जाए। ये आपका फर्स्ट पहरा पूरा हो गया एनसीईआरटी में। मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगी कि कैसे कैसे स्टेप हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद उसमें सेकंड जो पहरा दिया वो सेल थ्योरी के ऊपर दिया गया है कि सेल थ्योरी क्या है। तो देखो सेल थ्योरी तो मेन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं इससे आए हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल थ्योरी के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसलिए मेन इस पे फोकस करना है। देखो सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी, 2 साइंटिस्ट ने दी थी, एक बोटनिस्ट थे एक जूलॉजिस्ट थे। उन दोनों ने मिलकर पहले एक बार प्लांट सेल पे वर्क किया, एक ने एनिमल सेल पे वर्क किया और फिर ये फाइंड आउट किया कि किसके अंदर क्या है क्या है। तो जैसे उन्होंने प्लांट सेल पे किया और एक ने एनिमल सेल पे किया, तो जिसने एनिमल सेल पे किया उसने फिर ये देखा कि जो सेल वॉल का है वो किसका यूनिक स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल्स का। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं मिलती है, ठीक है। तो देखो आप इसी तरह अपने उसमें बुला लेना जिससे कि आपको आसानी होगी याद करने में। स्केलिडियन और सहवाग 2 साइंटिस्ट थे ये। देखो मैंने जैसे याद किया हुआ था कि आपको ये भूल जाओगे बोटनिस्ट कौन से थे कि जूलॉजिस्ट कौन से थे। देखो इसमें ए आता है, ए किस पे वर्क करते हैं, एनिमल पे, तो ये क्या हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने किस पे वर्क किया होगा, इन्होंने एनिमल सेल्स पे वर्क किया था, ठीक है। तो इन्होंने फाइंड किया कि जो एनिमल सेल के अराउंड जो बाहर एक कवरिंग होती है, जैसे प्लांट्स में तो वो सेल वॉल आइडेंटिफाई हो गई थी, लेकिन इनमें तो सेल वॉल मिली ही नहीं। तो जो बाहर की जो थी वो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है वो किसका यूनिक है। अब देखो स्केलिडियन के बोटनिस्ट थे, ये कहाँ से आए थे, जर्मन से। आप ये भी याद कर लेना ये ब्रिटिश से, तो क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि कौन कहाँ से था, तो ये हमें जर्मन से आए थे। इन्होंने किस पे वर्क किया, प्लांट सेल पे, ठीक है। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनके पास क्या कैरेक्टर यूनिक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल। ये इन्होंने वर्क किया था 1838 में और इन्होंने किया था 1 साल उसके बाद यानी 1839 में। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि किस किसने। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सेल थ्योरी में क्या क्या इन्होंने दिया था, ठीक है। देखो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी तो दे दी, लेकिन उसके बीच में उनकी एक ड्रॉबैक्स रह गई। वो ड्रॉबैक्स भी आपको मेनली याद रखनी कि ड्रॉबैक्स क्या थी, कि ये नहीं बता पाए कि जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रही हैं वो किस चीज से फॉर्म हो पा रही है, कि जैसे किससे पहले किससे बन रही है, बाद किससे बन रही है, ये नहीं बता पाए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये बताया, ड्रॉबैक्स रह गई थी। उसके बाद जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी वो दी थी रुडोल्फ वर्चाउ ने, ठीक है। इन्होंने क्या उस मॉडिफाई किया उस सेल थ्योरी को कि वो कैसे फॉर्म होती है इस पे। तो इन्होंने एक जो नाम दिया था जिसपे मेनली पूछा जाता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि जो सेल्स हैं वो फॉर्म हो रही है किससे, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी हमारी, उन्हीं से न्यू सेल्स फॉर्म हो रही है। उसको बोला जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो इन्होंने जो बाद में जो सेल थ्योरी बनाई उसके 2 मेन पॉइंट हैं जो कि एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई, मैं आपको बस समझा देती हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जितने भी न्यू सेल्स फॉर्म हो रही है वो किससे फॉर्म हो रही है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी, यानी ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया कि जितने भी जो सेल्स हैं वो किसकी कंपोज है, या तो सेल्स की या जो उनके प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स हैं उनसे, यानी हर सेल एक सेल से दूसरी सेल बन पाती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो सेल थ्योरी के दिए वो हो गए, ठीक है। मैं लिखवा देती हूँ आपको, all cells are arise from pre-existing cell। pre-existing मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, pre-existing cell। एंड देन सेकंड क्या है, all cells are composed of cell and products of cell, ठीक है। आपका ये यहाँ तक जो सेकंड पैराग्राफ तक आता है, इसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल शुरू होता है, वहां तक नहीं करा रही क्योंकि अभी छोटे छोटे में आपको जो टॉपिक जैसे स्किप होता जाए आप सर्च करके या ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से एक पैराग्राफ वाइज भी देख सकते हो मेरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो मैं आज आपको यहीं तक करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगले से पैराग्राफ से स्टार्ट करके बताऊंगी और आपको मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया है।
तो देखो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एनसीईआरटी से आपको कितना पैराग्राफ कंप्लीट करवाते हो। देखो फर्स्ट पैराग्राफ है व्हाट इज अ सेल। इसके मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी ये प्रॉपर्टीज है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस। उसके बाद जो लाइफ सेल किसने डिस्क्राइब किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहक ने। न्यूक्लियस किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये एक पैरा मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया। उसके बाद देखो सेल थ्योरी, इसमें दोनों साइंटिस्ट ये रहे स्केल्डियन और ये रहे सेवान, जो कि जर्मन से ये पॉइंट दिया हुआ है। ये ब्रिटिश के हैं, जूलॉजिस्ट है, बोटनिस्ट है। ये दिए हुए मैंने आपको पूरा करवाया। उसके बाद जो इसकी ड्रॉबैक्स है वो भी दी हुई है। और ये ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने दिया, रुडोल्फ विर्चॉव ने, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो मेन प्रॉपर्टी है सेल थ्योरी की, जिससे कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और है कि आपको सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन एक बार पूछा गया था 1993 के आसपास प्रीवियस ईयर्स में, वो क्या होता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, वायरस। ठीक है, ये आपको बस एक नाम याद रख लेना, वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर फिर भी आपको पता हुआ होना चाहिए कि जो एक्सेप्शन है वो वायरस है। ठीक है, हम आगे से अगले क्लास में पढ़ेंगे।